आज दिखाते हैं आपको मॉडल पेपर। एक कॉपी है जो एग्जामिनेशन में लिखी जाती है। कैसे है मॉडल पेपर? मॉडल पेपर की आप कॉपी है, ये गुलशन भैया ने लिखा है। देख लीजिए, गुलशन भैया ने लिख कर दिया है, 20 तारीख को भेजा था। ठीक है, कक्षा 10 की है, साइंस की है। तो देखते हैं क्या क्या इन्होंने गलतियाँ की हैं। ठीक है, उन गलतियों को आपको नहीं करना है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट कर देते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, ये आपकी जो कॉपी है, आपको बोर्ड में ऐसे ही लिखना है। देखिए, यहाँ पे पहला आपका प्रश्न था खंड का आपका है, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस दिए गए। इसको थोड़ा आप उससे लिख देते, स्केच से, काले स्केच पेन से लिखते तो थोड़ा और अच्छा दिखता है। लेकिन यहाँ पे स्केच पेन का नहीं लिखा, यूज किया है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखोगे काले स्केच पेन से तो और देखने में थोड़ा अच्छा रहेगा, तो और अच्छी बात है। ये भी अगर काले स्केच पेन से लिख लेते तो अच्छी बात थी। गुलशन भैया ने लिखा है कॉपी। पहले का पार्ट है, क्वेश्चन आपका दिया गया था। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी थी। हम यहाँ पे मॉडल पेपर जो है अभी बाद में दे देंगे, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को और बता रहे हैं कैसे इन्होंने क्या क्या सॉल्व किया है, क्या क्या यहाँ पर मिस्टेक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसकी फोकस दूरी आपको दी गई थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या आपको निकालना है। फार्मूला आपके पास होता है F=R/2। इन्होंने लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। इनके पास 4 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प था 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 20 सेंटीमीटर, तीसरा था इनके पास 30 सेंटीमीटर, चौथा था 40 सेंटीमीटर। तो 20 आंसर आया है, बी आपका आंसर सही है। तो इन्होंने लिख दिया बी ऑप्शन आपका सही है, बहुत बढ़िया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, इनको 1 नंबर यहाँ पे पूरा मिलेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट इन्होंने है, इसमें क्वेश्चन दिया गया था स्वस्थ जो आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इन्होंने लिख दिया है स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत अच्छा लिखा है। इन्होंने ये भी लिख दिया है विकल्प ए 25 सेंटीमीटर सही है। इनको यहाँ पे भी 1 नंबर मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं कटने वाला। दूसरा है प्रश्न, अगला क्वेश्चन है गा। पहले का गा है कि उसमें दिया गया था 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये आपका ऑप्शन का डी ऑप्शन सही था, तो इन्होंने लिख दिया। यहाँ भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, इनको 1 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर घ पहला का है। घ पार्ट में क्या दिया था? एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन था केवल चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन था केवल विद्युत क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने लिख दिया है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। मतलब इनका कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन सही था। क्या लिख दिया है? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, और ये भी लिख दिया है नीचे विकल्प सी सही है। यहाँ भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, इनको पूरा 1 नंबर ही क्वेश्चन का मिलेगा। अगर यहाँ पे आप काले पेन से इसको यूज करना चाहते हैं, काला, अगर आप डार्ट ले लीजिए, जेल मोटा थोड़ा, तो ये और अच्छे से लिख जाते हैं। और ये जो है फर्स्ट का घा, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, अंदर बाहर भी, हंसिया के अंदर और इधर बाहर दोनों तरफ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से सही है। हिंदी वाले सर ने यहाँ पे बताया था फर्स्ट का यहाँ पे लिख दीजिए, फर्स्ट का खा। तो यहाँ पे कोई लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इधर लिखिए या इधर लिखिए, लेकिन सबसे बेस्ट इसी साइड का है। ठीक है, इधर ही लिखिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आप अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं आपका कटने वाला है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 2। इसको अगर स्केच पेन से लिखते तो बहुत अच्छा था, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, 2 का पार्ट आपका दिया गया है। 2 का इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया था। मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, हम अलग से आप मॉडल पेपर दे देंगे। यहाँ पे केवल दिखा रहे हैं कॉपी कैसे लिखते हैं बोर्ड में, कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। 2 का पार्ट आपका पेपर में दिया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ से कह रहा था सिर्फ सूत्र लिखना है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल क्या होता है? F=IBL sin θ। इन्होंने ये लिखा, जहां इसके अर्थ इन्होंने समझा दिए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। आई क्या है? धारा की शक्ति है। और एल क्या है? चालक तार की लंबाई है। थीटा क्या है? धारावाही चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा है, ये
ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 इनको पूरे नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। अगला ये पार्ट दिया गया है दूसरा, सेकंड का खा। इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया था, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो धारा आपको दी गई थी 4 एम्पियर दिया है, ठीक। समय आपको दिया गया था 1.5 मिनट, तो इसको सेकंड में चेंज कर लिया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका होता है विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय, ये फार्मूला लगा दिया। आपको आवेश निकालना था इनको, तो आवेश इक्वल टू धारा इंटू ये सारी चीज़ें। और हाँ, ये भी है, मात्रक लिखना मत भूलना। इन्होंने मात्रक लिखना नहीं भूला है, बहुत अच्छा, नहीं तो आधा नंबर कट जाता। ये 2 नंबर का इनका क्वेश्चन था, 2 नंबर इनको यहाँ पे पूरे मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गा, 2 का गा क्वेश्चन क्या था, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक, इसकी फोकस दूरी आपको निकालना था, वक्रता त्रिज्या आपको दी है 20 सेंटीमीटर, तो F इक्वल टू R/2 होता है, इन्होंने लगा दिया F इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आगे। तो अतः यहाँ इन्होंने अच्छे से लिख दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पे इनको भी 2 नंबर पूरे मिलेंगे, कोई नंबर यहाँ पे कटने वाला नहीं इनका, ठीक। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसका अथवा में क्वेश्चन दिया था, उन्होंने वो छोड़ दिया। अथवा में भी क्वेश्चन था एक, विद्युत प्रतिरोध का विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है, एक धातु के तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उन्होंने पहला पार्ट किया था, अथवा वाला छोड़ दिया है। तो अगला देखिए 3 का पार्ट, 3 का आपको दिया गया है ये वाला, ठीक। तो इसमें दिया गया था, एक उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच स्थित किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिर प्रकृति व आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो इसमें पूरा किरण आरेख बनाना था। तो देखिए इन्होंने इसको हाथ से बनाया है, ये वाला, इस चीज़ को ये वाला हाथ से बना दिया है। इसको आप प्रकाल ले जाना, प्रकाल से बनाना अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा इन्होंने यहाँ पे हल्की मिस्टेक है, लेकिन इसका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन देखने में आपको अच्छा और लगेगा। तो आप प्रकाल ले जाइए, प्रकाल से बढ़िया से बनाइए इस टाइप से, ठीक। तो ये प्रकाल से बनाओगे तो और अच्छा रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है अच्छे से, माना कोई वस्तु ए बी जो है मुख्य अक्ष पर रखी हुई है, और वस्तु ए बी जो है बिंदु ए के 2 रेखाएं जो है ए एन, ये आपकी जो ए एन ये वाली रेखा हो गई, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। ए एन जो है मुख्य अक्ष के समांतर तथा ए क्यू जो है वक्रता केंद्र की दिशा में उत्तल दर्पण से टकराकर एन आर फोकस से आती हुई तथा ए क्यू जो है वक्रता केंद्र से जाती हुई इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। और पीछे जो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा, इनका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा आभासी। ये देखो इसको अंडरलाइन कर दिया, तो ये जो कॉपी चेक करेगा ना, तो उसको ये अच्छे से दिख जाएगा छोटा आभासी क्या चीज़ें हैं। तो इन्होंने अच्छे से फिगर भी बनाया है और पूरा लिखा है, तो इनका यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटने वाला है इसमें से, ठीक। तो इनको यहाँ से पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का था तो 4 नंबर ही पूरे मिलेंगे। 3 का अगर हाँ ये स्केच पेन से यूज करते तो और अच्छा देखने में लगता थोड़ा। अगला 3 का खा पार्ट है, दिया गया था इनका 3 का खा। एक चित्र में दिया गया था, नीचे दिए गए चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान बताइए। परिणामी प्रतिरोध का मान बताना था, तो यहाँ पे ये आपका दिया गया क्वेश्चन, ए और बी के बीच में परिणामी प्रतिरोध का मान। यहाँ पे ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, यहाँ पे 4 ओम लगा है, ये 9 ओम का लगा है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 3 4 और किस में लगे हैं, ये वाले, ये श्रेणी क्रम में लगा है। अतः तुल्य प्रतिरोध R1 इक्वल टू 2 + 3 + 4, ये कितना आ जाएगा, 9 आ गया, ठीक है। अब जो है R1 और 9 ओम कौन सा है, ये वाला, ये किसमें है, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। अतः दोनों बिंदुओं ए व बी बीच के परिणामी प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/9, ये वाला, और प्लस ऊपर जो दिया गया था, इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आंसर आ गया, R इक्वल टू आ गया 4.5, ये आ जाएगा ओम, तुल्य प्रतिरोध, ठीक। तो ये इनका पूरा आंसर आपका बिल्कुल सही है, इसमें इनका भी कोई नंबर नहीं कटने वाला, 4 नंबर का मिलेगा क्वेश्चन, पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या आपकी 4 दी गई है।
इसका 4 मैंने इन्होंने अथवा वाला पार्ट किया है और ये देखो बना दिया। इधर देखो थोड़ा इनका थोड़ा हल्का गंदा गंदा टाइप का लग रहा है, गुलशन भैया ने लिखा है कॉपी, तो ये थोड़ा ऐसी वो चीज़ें मत करना, वहाँ पे बढ़िया से प्रकाल पेंसिल रबड़ ये सारी चीज़ें लेकर जाना और अच्छे से फिगर बनाना। फिगर भी अच्छा इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन क्या दिया गया था इसका, क्वेश्चन के अथवा में क्वेश्चन दिया गया था, 1 मिनट, हाँ, किसी गोली दर्पण अवतल दर्पण के लिए 1/u + 1/v = 1/f का सूत्र का निगमन करना है जहाँ संकेतों का सामान्य अर्थ भी बताना है। ठीक, तो ये इनका क्वेश्चन था। तो इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे, देखिए अच्छे से इन्होंने भी लिखा है। ये माना जो क्या है m' और ये वाला m', एक क्या है अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है C है, फोकस F ये दे है, वक्रता केंद्र सही मेंशन किया है। इसकी मुख्य अक्ष पर रखी किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी गई है, मुख्य अक्ष पर ये कोई वस्तु AB इनकी हो गई रखी हुई है, ठीक है। और क्या दिया गया है, वस्तु के सिरे A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण के फोकस F से गुजरती है। अच्छा, ये समांतर जाने वाली किरण जो थी ये दर्पण से फोकस से गुजर रही है और दूसरी किरण AO दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई, ठीक। तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन्होंने लिखा है दोनों, और लिखा है दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A पर मिलती हैं। बिंदु A से डाला गया लंब A', वस्तु AB का प्रतिबिंब है। हाँ ठीक है, ये इनका AB का प्रतिबिंब बन गया A', B'। अगला दिया गया है, इन्होंने लिख दिया है AB, सारी चीज़ें चिन्ह परिपाटी भी। माना कि वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव से दूरी PB-U, प्रतिबिंब जो है A', B' की दूरी PB'-V, दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC-R तथा दर्पण की फोकस जो है -F है। तो समकोणिक त्रिभुज ले लिया, इन्होंने सॉल्व किया है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखा है। और ये भी लिख दिया है सारी चीज़ें, माना दर्पण बिंदु बहुत समीप है तो अत्यंत निकट होगा। अच्छा, ये NF = ये दिएगा, यह मान समीकरण 4 में रखने पर ये ठीक है। ये भी स्टेप दोनों तरफ UV से भाग देने पर, हाँ ठीक। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, तो इन्होंने अच्छे से लिखा है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं की है, तो इनको 7 नंबर यहाँ पे पूरे मिलेंगे, कोई यहाँ पे नंबर इनका कटने वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन खंड बा में यह है आपका केमिस्ट्री का होगा। उसमें पहला आपका क्वेश्चन दिया गया था, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन था CaOCl2, सेकेंड ऑप्शन था CaCl2, तीसरा था CuCl2, चौथा आपका है CaCO3, ठीक। तो इन्होंने लिखा है, लिख दिया है बाकायदा, पेयजल में जीवाणु रहित करने में CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये भी लिख दिया विकल्प A सही है, बहुत अच्छे से लिखा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 ही नंबर पूरा मिलेगा इनको, कोई नंबर नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन था निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है। पहला है कॉपर, दूसरा है आयरन या लोहा, तीसरा है मैग्नीशियम या जस्ता, चौथा है सोडियम या कैल्शियम। तो इन्होंने लिख दिया सोडियम या जो है कैल्शियम धातु साधारण ताप पर जल से क्रिया करती है। विकल्प आप इन्होंने लिख दिया है D सही है, ठीक। 1 नंबर यहाँ पे पूरा इनको मिलेगा, कोई गलती नहीं की इन्होंने। गा पार्ट में इन्होंने लिखा है एसिटिक अम्ल का, थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, इथेनोइक अम्ल। तो इन्होंने लिख दिया विकल्प B सही है, ठीक। तो ये भी यहाँ पे इनको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगला इनका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लिख दिया है, उस 6 का पहला पार्ट इन्होंने किया है। क्वेश्चन आपका क्या दिया था, आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल से मेथेन, एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना था, तो एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाने के लिए इन्होंने एसिटिक अम्ल लिख दिया CH3COOH + NaOH को क्रिया इसके संग करा दिया, तो बनेगा सोडियम एसीटेट।
CH3COONA+H2O, तो ये बनेगा प्लस इसकी जो है सोडियम एसीटेट की CH3COONA+NaOH को CO की उपस्थिति में गर्म किया है तो बनेगा अमोनिया मेथेन CH4 बन गई और सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो इन्होंने पूरे से अच्छे से लिखा, केवल रासायनिक समीकरण देना था। ये इनका क्वेश्चन था 2 नंबर का, तो 2 नंबर यहाँ पे इनको पूरे मिलेंगे। 6 का खा पार्ट है आपका, ये दिया है क्वेश्चन क्या था, पेपर आपको बाद में मिल जाएगा, ये पेपर अभी हम दे देंगे। शुद्ध आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, केवल ये दिया गया शुद्ध आसुत जल का पीएच मान, तो नहीं, सेकंड ऑप्शन था आधुनिक आवर्त नियम, लिखिए आधुनिक आवर्त नियम, तो इन्होंने लिख दिया है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अक्रिय गैसों के समूह 18 में रखा गया है, ठीक है, तथा आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त के तत्वों के ऊपर रखा गया। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, इनको 2 नंबर मिलेंगे पूरे क्वेश्चन के। गा पार्ट क्या दिया गया था, पीएच की परिभाषा लिखा है, गा पार्ट में दिया गया था शुद्ध आसुत जल का पीएच कितना होता है, तो उन्होंने पीएच मान की पहले परिभाषा लिखा है, बाद में और शुद्ध आसुत जल का पीएच मान कितना होता है उन्होंने लिखा है। शुद्ध पीएच मान पहले इन्होंने परिभाषा भी लिख दिया, बहुत डिटेल में लिखा है कि नंबर ना कटे, ठीक है। तो पीएच जो है आपका अम्लों व एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, एक मिनट, हाँ देखिए, ये आपका हाइड्रोजन मापने की जो है आप इकाई है, किसी विलयन के पीएच मान में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का व्युत्क्रम का लघुगणक होता है, इन्होंने ये लिखा है। और pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन, ये और ये क्या है, ये भी इसको डिटेल में समझा दिया है, H आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण है, ठीक है। तो शुद्ध आसुत जल का पीएच मान यहाँ लास्ट में लिख दिया है, मेन चीज़ें कितना होता है 7 होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इन्होंने पहले परिभाषा लिखा बाद में बताया, तो ये अच्छे में डिटेल में लिखा है। अगर केवल यहाँ पे लिख देते शुद्ध आसुत जल का पीएच मान 7 होता तो हो सकता है एग्जामिनर आधा 1 नंबर या 1 नंबर आधा नंबर काट लेता, इस टाइप से 1.5 नंबर दे देता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरा नंबर देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का ये है, उन्होंने का पार्ट लिखा है। 7 का पार्ट आपका क्या है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कॉपर के प्रमुख 2 अयस्कों के नाम लिखिए, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो 2 प्रमुख अयस्क क्या हैं, सल्फाइड अयस्क जो है कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट, और दूसरा है ऑक्साइड अयस्क क्यूपराइट, तो दोनों लिख दिया है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन और डिटेल में लिखते तो ज़्यादा सही था, लेकिन यहाँ पे इनका है कॉपर क्या है अयस्क, लेकिन यहाँ पे नंबर तो नहीं काटना चाहिए एग्जामिनर को, यहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे, तो दोनों को दोनों नंबर आपको मिलेंगे। फिर खा पार्ट में क्या था, योगात्मक अभिक्रिया लिखना था आपको। योगात्मक अभिक्रिया पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, तो इन्होंने लिख दिया है योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनाते हैं। उदाहरण भी दे दिया, इथिलीन की CH2 डबल बॉन्ड CH2 की H2 के साथ क्रिया कराने पर इन्हें सोडियम की उपस्थिति में 200 से 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर CH3 एथेन बनती है। तो यहाँ पे इन्होंने अब टिप्पणी था, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर इनको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 का इन्होंने अथवा वाला पार्ट किया है, तो यहाँ पे अथवा भी डाल दिया है अच्छे से। और अथवा में क्या दिया था, बेकिंग पाउडर या खाने का जो सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण 2 रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन्होंने लिखा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप लिख सकते हो अंडरलाइन कर देते ब्लैक पेन से, ये इसको ब्लैक पेन से लिखते तो और अच्छी बात थी। तथा इसका अणुसूत्र ये, ठीक, इसको भी अंडरलाइन कर देते, ब्लैक पेन से लिख दो तो और अच्छी बात थी। तो गुलशन भैया ने नहीं लिखा है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये देखने में और अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर काले पेन या काले स्केच पेन का यूज कर लेते तो और अच्छी बात थी, लेकिन इन्होंने लिखा है तो साइंस है, नंबर नहीं कटने वाले। बनाने की विधि क्या है, यह जो है आपका, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रभावित करने पर प्राप्त होती है। ये इन्होंने बनाने की विधि लिखा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ क्रिया कराने पर यह बना दिया। फिर इसकी आपको फिर जल की उपस्थिति में CO2 के कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया। तो ये आपका बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा। ठीक, इसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसके गुण लिखने थे तो दो गुण लिखने थे। तो ये पहला गुण इन्होंने लिखा है, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। दूसरा है इसका जलीय विलयन जो है अम्लीय होता है। तीसरा इन्होंने लिखा है इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में टूट जाता है। और चौथा तथा लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसकी क्रिया करा दिया, NaCO3 की गर्म करने पर Na2CO3 + H2O + CO2 सोडियम कार्बोनेट बना दिया इन्होंने। ठीक, चौथा इन्होंने एक दे दिया गुण, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसकी करा दिया क्रिया ये दोनों। ठीक, तो इन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस कर दिया है इसको। तो इनको तो नंबर तो यहाँ पे नहीं कटने चाहिए, और अगर थोड़ा लिख देते तो अच्छी बात थी। तो यहाँ पे इनको 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं, तो 7 नंबर तो इनको पूरे मिलेंगे। ठीक, इतना आप ऐसे ऐसे आपको करना है। खंड सा है आपका फिजिक्स का, उसको बायो का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 में इनका पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था, का पार्ट है 9 का का। क्वेश्चन क्या दिया था हम पढ़ देते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, पहला ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरोफिल, या तीसरा है सूर्य का प्रकाश, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इन्होंने लिख दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक, तो चारों इन्होंने लिखा है, विकल्प में लिख दिया है विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है। तो इन्होंने अच्छे से लिखा है भी ये, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कटेगा, तो 1 नंबर यहाँ पे पूरा इनको मिलेगा। ठीक है, तो अगला इनका पार्ट है क्वेश्चन 9 का खा। 9 का खा क्या दिया था क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन था अंडाशय, दूसरा ऑप्शन था गर्भाशय, तीसरा था शुक्रवाहिका, तीसरा था डिंबवाहिका। तो इन्होंने लिख दिया है शुक्रवाहिका मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इन्होंने लिख दिया है विकल्प सी सही है, ये नीचे में। ठीक, इसको लैंग्वेज में भी बनाकर लिख दिया है। और वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा दाब के मत लिखना जो इधर का उधर प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन आपके बोर्ड में कॉपी जो है अच्छी मिलेगी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। 9 का गा पार्ट है। गा पार्ट क्या दिया था, समजात अंगों का उदाहरण है। पहला ऑप्शन था हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, दूसरा ऑप्शन है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, और तीसरा है आलू एवं घास की ऊपरी भूस्तरी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इन्होंने लिख दिया है समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपद, हाँ ये भी है, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, और तीसरा ये दिया गया आलू एवं घास के ऊपर स्त्री, और विकल्प में लिख दिया है विकल्प डी सही उपयुक्त सभी सही है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से उसको प्रश्न में उसका आंसर बना के लिखा है, और बाद में ये भी लिख दिया है विकल्प डी सही है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो विकल्प डी सही है, ये भी इतना लिख देते तो पूरे नंबर आपको मिलते। ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने अच्छा लिखने के लिए दिखने के लिए बना दिया है। तो ऐसे लिखोगे तो नंबर और अच्छे मिलेंगे। नंबर क्या उतना गलत तो है नहीं कुछ, तो नंबर तो पूरे मिलेंगे। आप यहाँ डायरेक्ट आप लिख देते सी ऑप्शन सही है 2x जिससे, तो अब भी पूरे नंबर मिलते। तो इन्होंने लिख दिया है, ये भी लिख दिया जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 2x होती है, और ये भी लिख दिया विकल्प 2x सही है। तो ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो 1 नंबर यहाँ पे इनको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पे अच्छे से कॉपी लिखी है। ये प्रश्न नंबर 10 है। 10 का पार्ट है। 10 का प्रश्न का दिया गया था, पढ़ देते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण इन्होंने लिखा है, प्रकाश संश्लेषण वह औपचारिक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा
कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्णहरित की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में निकलती है। हाँ ठीक, अच्छे से लिखा है। और इन्होंने देख इक्वेशन दी गई है 6CO2 + 12H2O। प्रकाश की सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पर्णहरित में लिखा है C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ये ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, इन्होंने भी लिखा है। विभिन्न घटक लिखना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न पदार्थ अति आवश्यक है। पहला दिया गया है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ये विभिन्न इनके घटक हैं। और कुछ लिखा है? हाँ, ये था 2 नंबर का क्वेश्चन था। बहुत अच्छा लिखा है क्वेश्चन, कहीं 1 नंबर नहीं कटने वाला। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का खा क्वेश्चन क्या था इनका? परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। तो ये इन्होंने लिख दिया है, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार अधिक सुखी जीवन यापन कर पाएगा और अच्छी विकास कर पाएगा। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, ये सारी चीज़ें, रहन सहन, ये सारी चीज़ें हैं लिखना। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। 2 नंबर यहाँ मिलेंगे इनको, लेकिन ये थोड़ा और लिखते तो ज़्यादा सही था। यहाँ पे इनको आधा नंबर हम थोड़ा काट दे रहे हैं, थोड़ा एक कम इन्होंने लिखा है। तो ठीक है परिवार नियोजन से, लेकिन यहाँ पे लिखा अच्छा है। आधा नंबर इनका, थोड़ा और ज़्यादा लिखना था 2 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए, लिंग संलग्नता के संबंध में 2 बीमारियां लिखिए। 2 बीमारियां क्या होती है? हीमोफीलिया तथा वर्णिता, ये 2 रोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया था? लिंग संलग्नता से संबंधित 2 बीमारियों के नाम इच्छा। 2 बीमारियों के नाम इन्होंने लिख दिया। और इससे क्या लिख दिया है? पुरुषों में X जो क्रोमोसोम महिला से और Y जो क्रोमोसोम पिता से आता है, और इसी जो है क्रोमोसोम यहाँ पे देखो ये मिस्टेक किया है, सोस लिख दिया। तो चलिए इसका आधा नंबर तो कटेगा इनका। से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। क्रोमोसोम में ही जो हीमोफीलिया पैदा करने वाले जो जीन्स होते हैं, महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। वर्णता क्या होता है? आँख का एच रोग है, जिसमें रोगों को किसी एक या अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता, जिससे उन्हें रंग बोध शक्ति का साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति कम हो जाए। हाँ ठीक है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सोस लिख दिया है। ठीक है, बाकी सही है। तो यहाँ पे इनका आधा नंबर कटेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा हिंदी में लिखने में मिस्टेक की है। तो ऐसी गलती कम मत करना, इन्होंने ये वाला सोस लिख दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर इनका है 11 का। इनको ने क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला पार्ट किया है। तो अथवा वाला पार्ट में दिया है, क्या पार्ट दिया गया था देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का इन्होंने पौधों में कायिक प्रजनन की 2 विधियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। कायिक प्रजनन में 2 विधियां थी। तो देखिए, कायिक प्रजनन, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक प्रजनन की विधि द्वारा होती है, और इसके अंतर्गत पौधों के किसी कायिक अंग जैसे क्या है, जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। पौधों में कायिक प्रजनन की प्रमुख 2 विधियां क्या हैं? कलम लगाना और दाब। ये जो लिखा था इसको अंडरलाइन कर देते ब्लैक पेन से। कलम लगाना और दाब लगाना, इसको काले पेन से लिख देते और अच्छा। बस एग्जामिनर ये देखता कायिक प्रजनन की 2 विधियां, कलम लगाना और दाब लगाना, ये नहीं पढ़ेगा इतना। तो यहाँ पे ही देख करके ऐसे मार देता। चलिए ठीक है, इन्होंने ये भी लिखा है। कलम लगाने में क्या लिखा है? इस विधि में तने के जो है कायिक युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरों को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिससे कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके यह नया पौधा बना लेती हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया लिखा है इन्होंने। दाब लगाना क्या आता है? कुछ पौधे में हम पौधों को किसी शाखा को झुकाकर
नम मिट्टी में दबा देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो इन्होंने कटिंग किया है, लेकिन ये एक बार काट दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक ये नहीं इसको मार काट पीट कर बचा दिया, ये नहीं करना है। एक बार लाइन खींच दो, ड्रा कर दो, बस। अगर कहीं पे मिस्टेक हो जा रही तो ऐसे बस दबा देते हैं। कुछ समय बाद इससे जड़ें निकल आती हैं और उसके बाद जो नए पौधे बन जाते हैं, नई पौधे को उसके पैतृक पौधे से काट कर अलग कर दिया जाता है या वृद्धि करके पूर्ण पौधा बन जाता है। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, संक्षिप्त में सारी चीज़ें इन्होंने लिख दिया। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर इनको पूरे मिलेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का इन्होंने अथवा वाला पार्ट किया है। अथवा वाला पार्ट क्या था? मेंडलीव के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना करिए। तो मेंडलीव के आनुवंशिकता का नियम जो है, मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच जो है संकर कराया और संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों को के आधार पर वंशागत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उसके बाद जब डी, ये देखो इसको अंडरलाइन किया है लेकिन इसको ब्लैक पेन से कर देते डी, और ये भी लिख दिया कार्ल और कारेंस और एरिक बान जो सर मैक जो है नामक 3 वैज्ञानिक ने अलग अलग मेंडल के जैसे प्रयोग किए और उनके मेंडल के काम की पुष्टि करते हुए जाकर मेंडल सिद्धांत प्रकाश में आया। ठीक है, हाँ, प्रकाशित किया। ठीक है, मेंडल के सैद्धांतिक बिंदुओं का ही तीनों वैज्ञानिकों ने नियम के रूप में प्रतिपादन किया। उन्होंने मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहा गया और इसे निम्नलिखित हैं। अच्छा, पहला नियम क्या है? एकल लक्षण प्रभाविता का नियम। जीवों के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, उन्हें कारक या जीन कहते हैं। प्रत्येक इकाई लक्षण कारकों के एक युग्म से नियंत्रित होता है। वास्तव में इनमें से एक कारक मात्रक, दूसरा पैतृक होता है। युग्म के दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत प्रभाव के हो सकते हैं, किंतु उनमें से ही कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। ये क्या लिखा है? उनमें से एक ही इच्छा, हाँ, जो प्रदर्शित कर सकता है, जो स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगला इधर उदाहरण के लिए लिख दिया है। जब शुद्ध सहयुग्मी लंबे शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया गया तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक ही लक्षण लंबापन जो प्रभावी है दिखाई देता और अप्रभावी लक्षण बौनापन छिपा रहता है। F1 पीढ़ी के संतान पौधे विषम युग्मी T और t होते हैं। हाँ, ठीक है, इन्होंने ये भी लिख दिया, चित्र बना दिया। बहुत अच्छा, अच्छे से लिखा है। दूसरा लक्षण दिया गया था लक्षणों के पृथक्करण नियम। ये क्या है? जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मी पौधों में स्वपरागण जो है कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक, हाँ, अच्छी बात है। देखो इन्होंने यहाँ पे देखो काट दिया है ऐसे, एक इसे स्पष्ट है कि इस लक्षण के पृथक्करण नियम कहते हैं। देखो ये वाली देखो लाइन और ये वाली 2 लाइनें इन्होंने लिख दिया, तो इसीलिए इसको काट दिया है। तो चलिए, बहुत न काटना, मार कस करके ये ऐसे बना दिया। ठीक, तो एक बार इसको खींच दो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अच्छे से लिखा है तो इसका भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है कि क्या बच्चे ने लिखा है, सही से लिखा है सारी चीज़ें। अगर अच्छे से लिखी है तो नंबर तो नहीं कटने वाला, और अगर कोई मिस्टेक होती है तो डायरेक्ट एक लाइन बस ड्रा कर दीजिए, जैसे इन्होंने एक लाइन में ड्रा कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने अगर ये मिस्टेक से लिख गया था तो इसको एक लाइन में ऐसे कर दिया, लेकिन ये भी नहीं ब्लैक पेन से करना, जिस पेन से ब्लू कर रहे हो तो उसी ब्लू पेन से एक लाइन में काट देना। ठीक, फिर इन्होंने लिख दिया, इससे स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं हो पाता। युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मक की शुद्धता बन जाती है। इसीलिए इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक, तो ये था इनका, और इन्होंने लंबा पौधा ले लिया, संकरण करा दिया इसका,
उदाहरण में लिख दिया मटर के पौधे के संकरण के उपयुक्त उदाहरण में द्वितीय पीढ़ी F2। हाँ ये देखो द्वितीय पीढ़ी इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा, बहुत अच्छी बात है। प्राप्त करने के लिए जब स्वपरागण कराया जाता है तो लंबेपन तथा बौनेपन के लक्षण फिर से प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात लंबेपन का कारक कैपिटल टी तथा बौने पौधे कारक स्मॉल टी शुद्ध रूप में फिर से मिलकर के 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। ये 25% शुद्ध और लंबे 50% संकर लंबे। ठीक, इन्होंने ये सारी चीज़ें लिख दी। ये 7 नंबर का क्वेश्चन था, इनको 7 पूरे मिलेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं इनको कटने वाला नंबर। ठीक, तो इनके नंबर कहाँ पे कटे हैं देखिए, नंबर इनके यहाँ पे ये 7 पूरे मिले हुए हैं नंबर इनको यहाँ पे ये कटा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा लिखने में मिस्टेक किया था, लिख दिया था क्रोमोसोस, तो यहाँ पे आधा नंबर कट गया। और परिवार नियोजन पर इन्होंने ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा कम लिखा है, थोड़ा और ज़्यादा लिख देते इसलिए कटा है, लेकिन यहाँ पे चलिए एग्जामिनर पे डिपेंड है, वो 2 भी दे सकता है पूरा। तो ये था आपका कॉपी बोर्ड में कैसी लिखनी है। ठीक, और ये जो है जैसे इसको स्केच पेन से यूज करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई नंबर नहीं कटने वाला। ठीक, और यहाँ पे हाँ जो चीज़ें और हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये, हाँ क्वेश्चन नंबर जैसे ये चल रहा प्रश्न नंबर 10 का है, तो आप 10 का यहाँ पे भी लिख सकते हो, 10 का यहाँ पे भी, लेकिन हर प्रश्न में ये जरूर लिखना 10 का, ये वाली जो मिस्टेक ना करना, वो सारी चीज़ें हम बता दें। 10 का। ठीक, तो अब अगले पेज पे आ गया तो 10 का खा डाल देना, ये ऐसे ना लिख देना खा पार्ट, ये वाला ये नहीं, इसको 10 मिटा दिया, खा डाल दिया, तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको ये नहीं पता चलेगा किसका खा पार्ट है। हो सकता है बीच में कोई आपने दूसरा लिख दिया हो। तो हर एक पृष्ठ पे ये नंबर डालना जरूरी है कि किस पार्ट का खा पार्ट है। 10 का खा है, ये यहाँ पे सिर्फ गा नहीं लिखना है, 10 का गा है, तो उसको ये पता चल जाएगी कि हाँ 10 खंड का गा पार्ट है, 10 क्वेश्चन नंबर का गा पार्ट है। तो हर एक क्वेश्चन को मेंशन करके अगर लिखोगे तो अच्छी बात है, एग्जामिनर को बार बार पेपर को पलटना नहीं पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉपी ऐसी लिखो कि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो और अच्छे से नंबर देगा। अब उसको बार बार पता चलना पड़ता है, ये खा पार्ट परिवार कल्याण ये ढूंढेगा पेपर में कहाँ है, तब ये करेगा, तो उसको कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होगी, तो काट सकता है नंबर। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मत करना। जैसे 10 का गा है तो 10 का गा लिखो यहाँ पे बराबर। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 11 में एक ही प्रश्न लिखना था तो स्टार्ट कर दिया, और ये भी देखो अथवा डाल दिया तो बहुत बढ़िया, अथवा ना डालते तो पहला वाला क्वेश्चन माना जाता, अथवा वाला डाल दिया तो पता चल गया अच्छा कायिक प्रजनन, ये अच्छी बात है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा पार्ट किया, तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे ध्यान में रखना बोर्ड में कॉपी लिखते समय। ठीक, तो ये थी आपकी कॉपी कैसे लिखेंगे। हाँ ये भी देख लिए, यहाँ प्रश्न उत्तर नंबर 7 है, तो 7 का इन्होंने डाल दिया का पार्ट, यहाँ पे आप खा पार्ट डाल दिया। अब अगले पृष्ठ पे जब पहुँचेंगे तो आप गा पार्ट अगर होता तो गा डालते, तो 7 का गा, तो इस टाइप से डालते तो बहुत अच्छी बात थी। तो अगर ब्लैक पेन का यूज कर पा रहे हो, स्केच पेन का, तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो हिंदी का नहीं पेपर है, सारे नंबर यहाँ पे मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं कटने वाला, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग नहीं देखते हैं। ठीक, एक मिनट। तो ये था आपका पेपर मॉडल कॉपी कैसे लिखें बोर्ड में, ये थी कॉपी, इसको देख लेना अच्छे से पेपर देने जाने से पहले, और ऐसे ही कॉपी लिख कर आना, आपको अच्छे नंबर